जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारे जयपुर डायलॉग के संजय दीक्षित जी हैं, गुरुजी ने आपसे आग्रह किया है कि भाई वो जो बेल आइकॉन होता है ना, वो कुछ दबाना पड़ता है। उन्होंने कुछ और ज़्यादा उसमें संशोधन किया है, तो उन्होंने बताया है कि भाई आप सब्सक्राइबर तो हो, लेकिन अगर आप वीडियो देखते हो तो कृपया बेल आइकॉन पे भी बटन दबाया करें और लाइक किया कीजिए, क्योंकि ये यूट्यूब का नया कोई एल्गोरिथम है, उसके अनुसार थोड़ा सा बदलाव किया है। ये अभिषेक तिवारी ने भी कहा था। तो मैं भी आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि भाई साहब लाइक कीजिए, कमेंट कुछ तो ज़रूर कीजिए, अन्यथा ना ले, क्योंकि कमेंट आगे के आने वाले हमारे जो एपिसोड है उसके बारे में भी आप कर सकते हैं। कोई नया विषय हो जो आप सुनना चाहते हो, उसके बारे में अगर आपको इच्छा हो जानने की, तो भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। ये जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था कि राघोबा दादा हमारे तीर्थ क्षेत्र को उसकी मरम्मत करने या उसके आधुनिकीकरण करने के लिए उसने थोड़ा बहुत काम किया है। अब मथुरा में भी उन्होंने घाट बीट का निर्माण राघोबा दादा ने किया था 1755 में। लेकिन बाद में जो भी कुछ हुआ, राघोबा दादा पूना चले आए वगैरह वगैरह वगैरह, जयाप्पा शिंदे का मारवाड़ में खून हो गया। तो 1757 में जब अब्दाली वहां पे पहुंचा तो मात्र 3 महीने में अब्दाली ने सारा राघोबा ने किया कराया जमी दोस्त कर दिया। क्या फायदा हुआ बताइए, क्या फायदा हुआ? अगर स्थायी ढंग से वहां आधुनिकीकरण अगर राघोबा दादा करता तो कुछ फायदा होता, लेकिन नहीं हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। सिर्फ क्या कहते हैं, ये बातें बनाने से काशी, प्रयाग, गया, मथुरा इनका उद्धार होना था क्या? बार बार सब मराठे हो, सब पत्र लिखते हैं एक दूसरे को, नहीं नहीं काशी का उद्धार करना है, गया, प्रयाग, मथुरा, है ना, उनको आक्रांता की चंगुल से निकालना है। लेकिन ये पत्रों में चल रहा था, जमीन पे क्या हो रहा था? जमीन पे कुछ नहीं हो रहा था। और एक मैं आपको ये सवाल आपके मन में डालना चाहता हूं कि भाई ये जो हमारे हिंदुस्तान के सनातनी आस्था के ये जो सर्वोच्च केंद्र है, आस्था के केंद्र में बता रहा हूं, ये सिर्फ मराठाओं के क्या? हमारे मराठाओं के लिए थे, बाकी राजपूत के लिए नहीं थे, गुजराती के लिए नहीं थे, मध्य प्रदेश के लिए नहीं थे, पूर्वांचल वाले के लिए नहीं थे, बिहार वालों के लिए नहीं थे क्या? सिर्फ मराठाओं के लिए थे। हद है। नाना के एक जहाल पत्र के बाद जब दादा पुणे पहुंचे हैं, तब आने से पहले उसने विठल शिवदेव को सारा भार अपना सौंप दिया और वो पुणे निकल गए। 10 अगस्त को राघोबा दादा पुणे पहुंचा है। और अप्रैल का पत्र मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया है नाना का। क्या हुआ? नाना को फिर एक बार सावनूर के नवाब के स्क्रू टाइट करने पड़े। किन के वजह से? ये जो अतिरिक्त खर्चा इन्होंने 2 साल में बढ़ा के आए थे ना, एक मारवाड़ का खर्चा मित्रों, एक अभियान जो मारवाड़ में हमारे शिंदे साहब ने किया, उसका खर्चा 3 करोड़ रुपए आया। शिंदे साहब की आमदनी कितनी हुई उस अभियान में? मात्र 40 लाख रुपए। बचा हुआ यहां से पुणे से नाना ने भेजा, और यहां पे तिजोरी में पैसा कम हुआ तो फिर एक बार नीचे कर्नाटक में सावनूर गए और सावनूर में नवाब का स्क्रू टाइट किया। अच्छा, अब आप ये सोचो कि 1755 में कुंभेरी में मराठाओं को क्या मिला? जीत तो हो गई, उसे मैं जीत ही कहूंगा। जाठों के वेबसाइट पे उन्होंने लिखा है कि सूरजमल जी ने पूरी जिंदगी में 80 लड़ाइयां लड़ी
और उसमें से एक में भी हार का मुंह नहीं देखा। मैं थोड़ा इतर सोचता हूँ, ये कुम्भेरीगढ़ में जो सूरजमल ने अपना वकील जो भेजा और 60 लाख रुपए की ऑफर जो की, उसे मैं हार ही मानता हूं, उसे मैं सिंधी नहीं मानता। क्यों बता रहा हूं? कुम्भेरी में सूरजमल ने संधि तो कर ली मराठाओं से, लेकिन उसमें मराठाओं को क्या मिला? कुछ पैसा मिला? वो 60 लाख रुपए जो उन्होंने वादा किया था वो मिला क्या? मित्रों, नहीं मिला। फूटी कौड़ी मराठों को नहीं मिली, फूटी कौड़ी। ऊपर से जाठों से अजन्म बैर उन्होंने ये किया, बाय किया, खरीदा। स्वराज्य में 1 इंच भी इस कुम्भेरगढ़ की संधि से नहीं जोड़ी गई। उल्टा नाना को हिसाब भेजा गया। क्या भेजा गया? राघवा दादा का पत्र नाना को आया था। नाना ने क्या कहा? राघवा दादा ने क्या कहा था पत्र में? ये 4000 घोड़े, 2000 ऊंट और 4000 देसी बैल सूरजमल जाट ने ले लिए, उठाए। अब बताओ क्या मतलब बनता है? उठाए? क्या मतलब बनता है इसका? 4000 घोड़े, 2000 ऊंट और 4000 देसी बैल सूरजमल जी ने उठा लिए, तो ये क्या घास काट रहे थे क्या मराठे? हाँ, एक हारी हुई फौज को भाई कुछ ना कुछ तो मिला। घोड़े मिले, ऊंट मिले, देसी बैल भी ले गए वो। हाँ, ऊपर से उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरा का पूरा अपना भरतपुर का क्षेत्र बचा लिया। सिर्फ बचा नहीं लिया, मजबूत भी बाद में कर लिया। चारों के चारों किले फिर एक बार मजबूत हो गए। और यहां जीती हुई फौज को क्या मिला भाई? हाँ, बाबा जी का ठुल्लू। और ये तो हमें आदत है, क्योंकि 1971 में हमको मालूम है हमें क्या मिला। हम नहीं जीते थे, जीते थे ना? क्या मिला? पाक व्याप्त कश्मीर मिला? नहीं मिला। चिकन नेक का समाधान हुआ यहाँ नीचे? नहीं हुआ। और जिनको हमने स्वतंत्र किया वो चिरकुट कॉकरोच 50 साल से हमें आंखें दिखाता है। बताओ, एक झापड़ की औकात नहीं है उसकी, उस बांग्लादेश की। वो आंखें दिखाता है और हम सुनते देखते बैठे हैं। क्या बोले आप बताइए? 2 जूते मारने की औकात नहीं है उस मोहम्मद यूनुस की। हाँ, 1971 में मैं मित्रों आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश में शायद कानपुर या फैजाबाद, 2 शहर में मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इन 92,000 युद्ध कैदियों को रखा गया था। ये शूद्र मोमिनों की कीटक जमात वहां पे कैदी थे, लेकिन बार बार पाकीज़ा देखने की मांग कर रहे थे। बताओ, ऐसे होते क्या युद्ध कैदी? युद्धबंदी है इसे कहते हैं। हमारे सेना के पंजाबी अफसर आते थे, पंजाबी युद्धबंदी जो उनके अफसर थे, उनको झप्पी शप्पी वो मारते थे, दारू पीते थे, बिरयानी खिलाई जा रही थी। ये है हमारे 92,000 युद्धबंदी। कौन खिला रहा था? कौन दारू पिला रहा था? कौन पाकीज़ा दिखा रहा था? शर्म नहीं आती हमारे राज्यकर्ताओं को? वो करार किया, शिमला शिमला करार किया। वो उसका टकला आ गया, छाती पे मूंग डल के वो निकल गया हारा हुआ भांड। वो भुट्टो साला शान से चला गया भुट्टो वहां पे शिमला करार से। कौन हारा था? जैसे हम हारे थे, उस ऐठ में चला गया वो। हारा कौन था? पाकिस्तान हारा था। लेकिन वही पाकिस्तान का वो टकला भुट्टो हमारे छाती पे मूंग डल के चला गया। हम देखते रह गए। ना पियो के छुड़ा सके, ना अक्साई चीन छुड़ा सके, कुछ नहीं छुड़ा सके। युद्ध हारने का वैषम्य मोमिनों के चेहरे पे दिखना चाहिए था ना। आप जरा देखो फोटोग्राफ, है क्या? नहीं था।
अच्छा वो छोड़िए, 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे हो गया बंगाल में। उसके जमीन पे सुहरावर्दी के साथ हीरो कौन था भाई उनका? हीरो था ये वंगबंधु। ये वंगबंधु 46 में हीरो था। तो 46 के डायरेक्ट एक्शन डे का दोषी उसे क्यों नहीं बताया गया? हाँ, उल्टा हमारी चड्डी निकाल के उनको दे रहे थे। आपको पता है कि बस पे या पिक्चर के टिकट पे 5 पैसा बांग्लादेश टैक्स था 1971 में। हमारी ये निकम्मी नपुंसक सरकार 5 पैसा हर एक भारतीय से इन दरिंदे मोमिनों के लिए, बांग्लादेशी मोमिनों के लिए इकट्ठा कर रहे थे। आप बताओ ये क्या तरीका है यार? ये पता नहीं, मेरे मुंह में गाली भी नहीं आती है। हाँ, और अच्छा उसके बाद हद देखो, उसको तो मार डाला पाकिस्तान आर्मी ने, वगैरह वगैरह जो भी हुआ मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक बेटी बच गई, लंदन में थी। आज वही बेटी हमारे टुकड़ों पे, हमारी जमीन पे हम लोग ही उसको खाना खिला रहे। बताओ, अबे मर जाने दो ना, क्या फर्क पड़ता है? उसी लोगों के लिए उसके बाप ने नया देश बनाया था ना, तो वही लोग उसको काट डालेंगे, क्या फर्क पड़ता है? हमारे जमीन पे, हमारे टुकड़ों में वो क्या कर रही है यहां पे इंडिया में? ये विचित्र घिनौना इतिहास है हमारा। और मुझे तो यही लगता है कि ऐसे ही कुछ गरम संवाद वो पुणे दरबार में 1756 में हुए होंगे कि भाई, और राघोबा दादा सेंटर में होगा और राघोबा दादा को सब दरबारी कोसते होंगे, क्योंकि इसके तुरंत बाद राघोबा दादा ने सारे दरबार के सामने फिर एक बार शपथ ली और दूसरी बार उत्तर जाने की राघोबा दादा ने तैयारी की है। 1755 के आरंभ में मित्रों, रघुनाथराव मारवाड़ में ये जयप्पा से जुड़ने जाने वाला था। तब वो ग्वालियर में था। ग्वालियर में वैसे अंताजी भी मिले थे, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जब रघुनाथराव ग्वालियर था 1955 के आरंभ में, जाट हो, रोहिले हो, ये शुजा अवध का दरिंदा, उन्होंने राघोबा दादा की नींद हराम कर रखी थी। और ये हमारे राघोबा दादा आधा अधूरा अभियान छोड़ के 2 साल में फिर दिल्ली लौट आए। बताइए, वो तीनों के तीनों जाट, रोहिले और शुजा एक साथ मराठाओं को जगह जगह नोचने का काम कर रहे थे। और तब हमारा सेनापति पुणे लौटा था। कितनी शर्म की बात है हमारे लिए। और शुजा तो मित्रों बाप से ज्यादा हिंदू द्वेषी विशैल मोमिन था। काशी में हमारे हिंदुओं को जो राघोबा दादा के वजह से सुख शांति मिली थी, वो शुजा ने ज्यादा टिकने नहीं दी है। और काशी के राजा तो भाई चुनारगढ़ से भी उनको डर लग रहा था। उसको काशी के राजा नहीं कहते थे, काशी के नरेश कहते थे। बलवंत सिंह जी दक्षिण के मराठाओं से आप मदद की बारंबार अपेक्षा करते रहे हो। खुद को क्यों नहीं तैयार किया भाई? काशी में हिंदू नहीं रहते थे क्या? राघोबा दादा ने जितना भी अवध क्षेत्र के, जितने में हमारे तीर्थ क्षेत्र है, उसमें काम किया था, शुजा ने छल कपट से, डर दिखाते हुए सब काम 2 साल में चौपट कर दिया। कोई फायदा नहीं हुआ। 1755 में गोहद और ग्वालियर ये दोनों किले जाट राजा के पास थे। वैसे 15 नवंबर 1754 को ही नाना ने जयप्पा को लिखा है।
जब वो मारवाड़ में नागौर की तरफ था। मैंने आपको डिटेल बताई लास्ट एपिसोड में। ग्वालियर में विट्ठल शिवदेव ने मोर्चा लगाया था 1755 में। वहाँ के किलेदार ने, ग्वालियर के किलेदार ने गोहात के एक राजा थे भीम सिंह। भीम सिंह से किलेदार ने अनुसंधान किया और भीम सिंह को ग्वालियर बुलाया। भीम सिंह भी जाट थे तो पराक्रमी तो थे ही, और भीम सिंह ने ग्वालियर में मराठाओं के मोर्चा को प्रचंड क्षति पहुंचाई और मराठा सेना को अस्ता व्यस्त करके सीधा ग्वालियर किले में प्रवेश कर दिया। अब किले के अंदर भीम सिंह थे। पता नहीं क्या हुआ, अंदर भी भीम सिंह दगा करने की सोच रहे थे, क्योंकि उनकी हलचलें ऐसी कुछ हो रही थी। तब विट्ठल राव 3-4-4.5 किलोमीटर किले से दूर थे। उसका निसंशय पारिपात्य होगा, लेकिन दादा स्वामी, ये पत्र की विट्ठल शिवदेव के पत्र की शुरुआत है। इसका सीधा मतलब है दादा स्वामी ने उसकी मदद उसे जो चाहिए थी वो नहीं की है। पत्र की शुरुआत देखिए मित्रों, शब्द पे ध्यान दीजिए। उसका निसंशय पारिपात्य होगा। ये तो समझ आया कि पारिपात्य विट्ठल राव ग्वालियर में बैठा है तो किसका करने वाला था, ये तो समझ आया। अगले की लाइन में लिखते हैं, लेकिन दादा स्वामी, ये 2 शब्द कहने के बाद वो रुक जाता है और बाद में दूसरा विषय निकालता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दादा स्वामी से वो नाखुश था। हा? उन्होंने मन लगा के मेहनत की ही नहीं। ये पत्र में बाद में ये लिखता है, ये राघोबा दादा के लिए बोल रहा है। विट्ठल शिवदेव कुंभेरी के समय राघोबा दादा के साथ वहीं थे। केवल पत्नी का उनके निधन हो गया। पत्नी के निधन की वजह से वो कालपी निकल गए। बाकी सब कालपी में अंत्यविधि उन्होंने कर लिए, और कुछ कौटुंबिक कारण होंगे या परिवार का दबाव होगा, ऐसा कुछ हुआ होगा, उन्हें पुनः दूसरा विवाह करना पड़ा। दूसरा विवाह करने के बाद उनको जाना था दिल्ली। अब कालपी से दिल्ली जाते वक्त ये विट्ठल शिवदेव और उनके मावड़ा ग्वालियर के पास रुके रहे। अब उनके मावड़ा घोड़ों के लिए दाना पानी कुछ ढूंढते ढूंढते दूर गए होंगे। दूर गए तो उसके सामने आ गए जाट सैनिक। जाट सैनिक सामने आ गए। उन्होंने तुरंत बिना कुछ पूछताछ कैद कर लिया। विट्ठल शिवदेव ने अपना वकील ग्वालियर किले पे भेज दिया, लेकिन ग्वालियर किले में विट्ठल शिवदेव का जो वकील था उनसे भी बड़ी बेआबरू करके उस वकील को निकाला गया। हाँ, उनके जाट वकील जो दरबार में थे वो इसके ऊपर बरस पड़े, इस वकील के ऊपर, कि भाई जाट इलाकों में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वकील तो बारंबार हाथ जोड़ के बता रहा था कि भाई हाँ, दाना पानी के लिए घोड़े लेके वो आपके प्रदेश में आए होंगे, लेकिन उनका इरादा आप पे वार करने का नहीं था। लेकिन जाट वकीलों ने उसको अल्टीमेटम दे दिया कि यही घुसपैठ तुम्हारे वकील नाश का कारण बनेगा। विट्ठल शिवदेव से कहो माफी मांगे और अपनी पगड़ी जमीन पे रखे तो हम ब्राह्मण को छोड़ देंगे। विट्ठल शिवदेव के बारे में कह रहे हैं, माफी मांगो, पगड़ी जमीन पे रखो तो हम छोड़ देंगे। अब जाटों ने बात का बतंगड़ बना दिया। वकील मुंह छुपा के अपमानित होके किले से बाहर आ गया। विट्ठल शिवदेव के यहाँ तंबू में पहुंचा। विट्ठल शिवदेव ने उसी रात दिल्ली में एक पत्र भेजा। पत्र में दिल्ली से तोपे, गोला, बारूद और सेना भी विट्ठल शिवदेव ने बुला ली। सेना आ गई। ग्वालियर में युद्ध हुआ। महादजी शितोड़े ने भीम सिंह को घोड़े के नीचे जमीन पे खींचा
विट्ठल शिवदेव ने भीम सिंह का वहीं तात्काल शिरच्छेद कर दिया। किले पे फिर भगवा फहराने का जो मान होता है, सम्मान होता है, वो महादजी शितोड़े को मिला। बाद में राजा का जो भीम सिंह का पुत्र था वो मराठाओं को शरण आ गया। मराठाओं ने उसे गोहात की गद्दी फिर एक बार सौंप दी, लेकिन ग्वालियर मराठाओं ने अपने पास रखा। 16 अगस्त 1755 को नाना को जीतने की खबर मिली। तब तक तो विट्ठल शिवदेव दक्षिण में सावनूर की लड़ाई लड़ने पहुंच भी गया था। ये है हमारे निष्ठावान सरदार। रघुनाथ राव की अकुशलता हो, निर्णय की सोच हो, रंगेल स्वभाव हो, लेकिन ये बात तो है कि सर्व समावेशक सोच का उसमें अभाव था। आर्य चाणक्य जी ने मित्रों लिखा है कि राजा के गुण और कर्तव्य उन्होंने एक प्रकरण में बताए हैं। जितने भी उनके मानक वहां पे दिए हुए हैं कि राजा के गुण क्या होने चाहिए, कर्तव्य क्या होना चाहिए, 75% से ज़्यादा मैंने क्रॉस चेक किया, राघोबा दादा वहाँ फेल है। इसका मतलब है उसके पास वो राजा बनने की क्षमता कभी भी नहीं थी। कभी उसके बारे में मैं आर्य चाणक्य जी जो आदर्श राजा के गुण कर्तव्य होता है ना, बताऊंगा। पूरा का पूरा एपिसोड करना पड़ेगा उसके लिए कि सुबह से उठने से देर रात तक राजा का कर्तव्य, राजा का दीन क्रम क्या होता है, ये आर्य चाणक्य जी ने उसमें लिखा है। बताऊंगा आपको। राजयोग के जो नियम होते हैं, जो कर्तव्य राजा के होते हैं, उनकी भी अलग से सूची उसमें दी है। मोटा मोटी यह है कि राजगद्दी भाई उपभोग्य वस्तु नहीं है। कठोर परिश्रम से निस्वार्थ समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए जनता को आपने चुना है। बड़े विश्वास से जनता ने आपको चुना है, उस गद्दी पे बिठाया है। देश तो हमेशा जनता का ही होता है, लेकिन वहां की जिम्मेदारी उस क्षेत्र के उन्नति के लिए हर एक प्रकार के जो साधन है वो जनता ने आपको उपलब्ध करके दिए है, लेकिन उसका जो वापर है, उसका इस्तेमाल आपको जो करना है वो आपके बुद्धि से आप करें, ये जनता चाहती है। जनता के रोष का कारण राजा कभी भी ना बने, ये स्पष्ट नियम है। और वैसे देखा जाए तो मानवीय जीवन का भी यही नियम है कि जो कर्तव्य में चूक करेगा वो तो भरपाई तो करेगा। राघोबा उत्तर में किसी एक को तृप्ति नहीं दिला पाया, किसी एक को, कौन, सभी विषय में एक को भी समाधान नहीं दे पाया। दिल्ली, लाहौर, राजपूताना, लखनऊ से काशी तक, यहां राघोबा दादा 2 साल में गया, लेकिन सारे कार्य, सभी जगह के कार्य अपूर्ण रहे हैं। 2 साल में पूरा नहीं कर पाया। इससे क्या हुआ? इससे आत्मसंतुष्टि किसी को नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिली। उल्टा हर जगह नाराजी के सुरों में या बैर बढ़ाने में वो वक्त जाया हो गया। उत्तर दिशा के 2 साल के लिए राघोबा दादा का जाना और सदाशिव राव या नाना पुत्र विश्वास राव को दक्षिण भेजना शायद नाना के क्लेश का कारण बना है, ऐसे लगता है इतिहास पढ़ने के बाद। वंदे मातरम।